वेलकम स्टूडेंट्स टू टाइम्स 2.7। मैं रवि रोशन सिंह हाजिर हो गया हूं आप लोगों के सामने सबसे यूजफुल रात लेकर। देखिए, पहले मेरे इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझ लेंगे। जितनी भी कविताएं हैं, जितनी पोएट्री है, सब अपने प्लेलिस्ट पे है। द टाइम्स 2.7 बाय रवि रोशन सर। आप ओके करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड 12 पोएट्री सेक्शन ओके करिए, उसमें सारा पोएट्री है। परसों रात को मैंने वन शॉट डाला था ग्रामर का और राइटिंग सेक्शन का चैप्टर, सारा उसमें है। उसके अलावा अभी मैं आया हुआ हूं प्रोज सेक्शन को लेके। 5 मिनट 7 मिनट के अंदर में मैं एक चैप्टर उठाऊंगा, उस चैप्टर की टोटल समरी, चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइलाइट्स और क्वेश्चन उस चैप्टर से कैसे उठ सकते हैं, ये मैं आपके सामने अभी अवेलेबल कराऊंगा। ताकि ध्यान देंगे, इससे होगा ये कि आपको पूरा कहानी जो है याद हो जाएगा। आज की रात में कविता याद हो गई, ग्रामर वाला पोर्शन आप देख लीजिए, कहानी आपको याद हो जाएगी। कल एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, हिंदी में कहानी याद है, इंग्लिश में बात बनाइए, फाड़ के आइए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज ही मैं इस वीडियो के जस्ट बाद, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट किस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करें, कुछ गेस क्वेश्चंस और ओपन राउंड रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आज रात भर क्वेश्चन पूछिए, जब आपको जहां से मन करे। बिहार बोर्ड 12 इंग्लिश का होना चाहिए और मैं उसका जवाब आपको सामने, आप सवाल पूछते चलिए, मैं आपको जवाब देता चलूंगा। तो हम लोग प्रोज सेक्शन में आते हैं। पहला चैप्टर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट, क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। समझेंगे इस चैप्टर में उन्होंने आखिर कहा क्या है। बस बाबू, हो गया है। पहला है सिविलाइजेशन, पहला वर्ड उन्होंने यूज किया है सिविलाइजेशन। दूसरा टर्म उन्होंने यूज किया है कल्चर। ये दो पॉइंट के बीच के अंतर को समझना है। इसके बाद महात्मा गांधी ने किया क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन को, भारत की जो सभ्यता है, इसको कंपेयर किया है वर्सेस मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसको इन्होंने 2-3 नाम से यूज किया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब ध्यान दीजिए इस चैप्टर में है क्या। मेनली मैं आपको बस जो बता रहा हूं 5 मिनट के अंदर में, आप उसको खाली सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। देखिए है क्या, महात्मा गांधी बेसिकली इस चैप्टर के भीतर यह कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हमारी सभ्यता के बाद बहुत सी सभ्यताएं आई, जैसे रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइना की सिविलाइजेशन, जापान की सभ्यता। ये 5, 7, 10, 20 सभ्यताएं हमारे बाद आई। लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है वो आज भी अपने जड़ पे वैसे कायम है जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था। पहला पॉइंट, यानी उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को बेस्ट बताया है, सुटेबल बताया है इन अकॉर्डिंग ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, अब उन्होंने इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन में ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो हमारे सभ्यता को बहुत महान बनाता है, हम लोगों को वो देखना है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी इंडियन सिविलाइजेशन, बाबू ध्यान दीजिए, ये मैं सिर्फ हाईलाइट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही बता रहा हूं। पूरे चैप्टर का मैं आपको सारांश बताऊंगा 5 से 6 मिनट में, इससे ज्यादा मैं समय नहीं बढ़ने दूंगा। मुझे पता है कि आज की रात बहुत कीमती है, लेकिन वो पढ़ाई का ही हम लोग काम कर रहे हैं, आप ही के लिए मैं काम कर रहा हूं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन में क्या है, सबसे पहला बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भारत की जो सभ्यता है वो ईश्वर के भरोसे के ऊपर कायम है। दूसरा, इंडियन जो सिविलाइजेशन है, भारत की सभ्यता में आखिर ऐसा दूसरा क्या है, ये डीप रूटेड है, मतलब इसका जो जड़ है बहुत गहरा है। हमारी जो सभ्यता है वो, हमारी सभ्यता स्पिरिचुअल वैल्यूज को मेंटेन करती है। स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब आत्मा, मन की सुख सुविधा के ऊपर ध्यान देती है। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है कि हमारी जो सभ्यता है वो सैटिस्फैक्शन देना चाहती है, सैटिस्फैक्शन। ठीक है, मैं वर्सेस करके मॉडर्न सिविलाइजेशन भी बताऊंगा। ठीक है, सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, 5 नंबर में क्या है, मेंटल पीस, इसके ऊपर ये काम करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा भारतीय सभ्यता। अब गांधी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आप इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन कहिए या आप इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या है, पहला कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है बाबू वो गॉडलेस है। दूसरा,
अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, देखेंगे ध्यान से, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे। अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म का क्या मतलब होता है? अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि भौतिक सुख सुविधाओं पे बहुत ज्यादा वेस्टर्न सभ्यता के लोग ध्यान देते हैं। देखिए हमारी जो सिविलाइजेशन है वह स्पिरिचुअल और सैटिस्फैक्शन, ये ध्यान देता है अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। तीसरा, ये फिजिकल हार्मोनी को डेवलप करना चाहता है, फिजिकल हार्मोनी माने शरीर की सुख सुविधा और आराम पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन ज्यादा ध्यान देता है। गॉडलेस है, अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म है, फिजिकल हार्मोनी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन में कल काम आएगा। अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा उसमें भी काम आएगा, अगर आपसे इनसाइड क्वेश्चन पूछेगा तो भी इसमें से सारा का सारा बन जाएगा। पहले सुन लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी को, ठीक है। फिजिकल हार्मोनी के ऊपर ध्यान देता है। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स पे ध्यान देता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स माने लगातार इंसान की जो जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन उसके ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। अब इस कहानी को समझिए कि गांधी और इस चैप्टर के भीतर कहते क्या है। देखिए महात्मा गांधी लिखते हैं इसमें कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन, आवर सिविलाइजेशन हैज सीन द फॉल ऑफ बेबीलोन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। लेकिन भारत की जो सभ्यता है डीप रूटेड है, तब भी अपने जड़ पे थी, आज भी अपने जड़ के ऊपर कायम है, ठीक है। आगे गांधी कहते हैं कि हमारी सभ्यता के बाद दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, रोम की सभ्यता आई, ग्रीस की सभ्यता आई, चाइना की सभ्यता आई, जापान की सभ्यता आई। ये सारी सभ्यताओं का नाश हो गया, सब के सब एक रंग वेस्टर्न हो गए या ये सब के सब यूरोपियन हो गए, लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो अपने जड़ पे आज भी कायम है, ठीक है। उसके आगे वो कहते हैं कि देखिए हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ईश्वर के आस्था के ऊपर निर्भर है। दूसरा डीप रूटेड है। डीप रूटेड का मतलब अब क्या होता है? डीप रूटेड का मतलब होता है कि हमारी सभ्यता बहुत गहरी है, हमारे संस्कारों में, हमारे जीवन के भीतर बसी हुई है, ठीक है। तीसरा स्पिरिचुअल वैल्यूज, मतलब आदमी के संस्कार, आत्मा की सुख सुविधा के ऊपर ध्यान देते हैं। सेटिस्फैक्शन और मेंटल पीस, आत्मा और मन की शांति पे हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन जो पश्चिम की सभ्यता है वो गॉडलेस है, उसमें कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। वो अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, चीजों की, वस्तुओं की, तरह तरह का घड़ी, मोबाइल, गैजेट, इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर ध्यान देता है, शरीर की, मन की शांति के ऊपर ध्यान नहीं देता। फिजिकल हार्मोनी, शरीर के सुख सुविधा आराम की खूब व्यवस्था है, लेकिन मन के संतुष्टि की इसमें व्यवस्था नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट मतलब चीजों की आवश्यकता बढ़ाता, मन बढ़ाता चला जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता है। ये दोनों सिविलाइजेशन के बीच में गांधी ने इस चैप्टर के भीतर अंतर समझाया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके भीतर हैं। पहला, जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल ये पूछे कि विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, तो भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द बिलीफ इन गॉड, ईश्वर के ऊपर बसा हुआ है। आगे कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, बाबू एक लाइन याद रखेंगे, ये लाइन देखिए ध्यान से, मैंस माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंस माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, मोर इट वांट्स। ये लाइन एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति में, गांधी कहते हैं कि जो इंसान का दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसको जितना मिलेगा उतना इसको और चाहिए और कभी भी ये संतुष्ट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोगों ने एक परंपरा अपनाई, वी स्टार्टेड टू कंट्रोल आवर माइंड, टू कंट्रोल आवर माइंड। हम लोगों ने अपने माइंड को और अपने वांट को, अपनी आवश्यकता को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये चैप्टर है, माने बेसिकली भारतीय सभ्यता विदेशी सभ्यता का अंतर। हमारी सभ्यता में भगवान है, उनमें नहीं है। हमारी सभ्यता में आत्मा को आराम पहुंचाते हैं, उनकी सभ्यता में शरीर को आराम पहुंचाते हैं। हमारी सभ्यता में हम लोग चीजों को पा के संतुष्ट रहना चाहते हैं। गांधी कहते हैं कि हम लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, वेस्टर्न सभ्यता के लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। यही इस चैप्टर के भीतर उन्होंने अंतर को समझाया है, ठीक है। अब हम लोग अगले चैप्टर के ऊपर आते हैं। सेकेंड चैप्टर कौन सा है बाबू, बता जल्दी। सेकेंड चैप्टर है भारत इज माई, यही है ना, भारत इज माई होम, बाय
जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत इज माई होम बाय जाकिर हुसैन। अब देखेंगे भारत इज माई होम जाकिर हुसैन में आखिर राइटर ने हम लोगों को पढ़ाया क्या, क्या समझाया है। देखिए भारत इज माई होम में है क्या कि ये जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ध्यान देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन आज बने हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, हड़बड़ाएंगे नहीं और बेचैन तो बिल्कुल नहीं होंगे, आप पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर को समझिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडियन प्रेसिडेंट आज बने हैं। आज के दिन उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है। बाबू ऑब्जेक्टिव में सब बहुत काम आएगा कि उन्होंने अपना स्पीच किस दिन दिया, क्यों दे रहे थे वो स्पीच, तो ओथ टेकिंग क्या है, उनका सेरेमनी है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं। तीसरा, इसमें वो चर्चा करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ठीक है, किसकी चर्चा करते हैं वो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है पहले समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड इस चैप्टर में पॉइंट कौन कौन मिलेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद वो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, वो बात करते हैं इसमें एजुकेशन की, एजुकेशन की, और वो इस चैप्टर में बात करेंगे वर्क की। ठीक है, यही सारा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। अब मैं इस पूरे चैप्टर को कहानी समझा के फिर जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है मैं आपको समझा रहा हूं। वन शॉट में एक वीडियो में सारा का सारा चैप्टर आप समझ जाएंगे। आवश्यकता पड़े तो आगे पीछे करके आप इसको देखते रहिए। ठीक है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन आज बने हैं इंडिया के प्रेसिडेंट। नाम राइटर का याद कर लेंगे, डेट याद कर लेंगे, कितने तारीख को बने थे, क्या बने थे। तो आज वह इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। कमाल की चीज ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले नन हिंदू या मुस्लिम प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं कौन, जाकिर हुसैन। फिर उसके बाद आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम भी बने, अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, लेकिन पहले यही थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आज इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट जब बने हैं तो आज उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है। बाबू, ओथ टेकिंग सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है, अब शपथ ग्रहण समारोह ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसी दिन वो भाषण दे रहे थे। ठीक है, शपथ ग्रहण उनका समारोह है। अब शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं तो वो लोगों के सामने अपने बात को रखते हैं शपथ लेने से पहले। वो सुनिए, ध्यान से सुनेंगे कि आखिर उन्होंने कहा क्या। उन्होंने उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के दिन उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत हम्बलनेस के साथ इस प्रेसिडेंसी के भीतर आया हूं, हम्बलनेस के साथ आया हूं। दूसरा, मैं डेडिकेशन के साथ आया हूं। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, मतलब मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। ठीक है, बिना किसी प्रीजुडिस के आया हूं, प्रीजुडिस, ठीक है, बिना किसी प्रीजुडिस के आया हूं। और मैं भारत, ये भारत जो है इज माई होम, भारत क्या है, मेरा घर है। एंड एवरीवन इज माई फैमिली। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देंगे। ओथ टेकिंग में पहले उन्होंने क्या कहा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई है ना दोस्त, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, आज वो राष्ट्रपति बने हैं। आज उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है और उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। वही पूरा इस चैप्टर में लिखा हुआ है। अब सुनिए उन्होंने कहा क्या क्या, जो उन्होंने उस दिन कहा उसका इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देखिए भाई, आज मैं बहुत हम्बलनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ, विनम्रता के साथ राष्ट्रपति भवन के भीतर जा रहा हूं। और इन्होंने प्रेज किया, अब ध्यान देंगे, इन्होंने क्या किया, प्रेज किया, PRAISE, प्रेज किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। देखिए ये कहते हैं कि देखो मैं बहुत हम्बलनेस के साथ जा रहा हूं ऑफिस के भीतर, डेडिकेशन के साथ जा रहा हूं कि मैं काम करूंगा ही करूंगा, मैं दिन रात काम करूंगा। और उसके बाद वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। कहते क्या है कि सुनो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत महान व्यक्ति थे, टीचर थे। उन्होंने देश में शिक्षा के लेवल को बहुत ऊपर किया। ध्यान दीजिए, अगर सवाल पूछे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो भाई वो शिक्षक थे। उन्हीं के दिन टीचर्स डे मनाते हैं, उनके बर्थडे के दिन। इसके अलावा उन्होंने देश के शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुधारा। वननेस की बात करते थे, वो सारे देश को एक लेके चलते थे। एजुकेशन को उन्होंने अपना मेन हथियार बनाया।
मैं जाकिर हुसैन उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं दिन रात एक करके काम करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सपना देखा था मैं उस सपने पे खरा उतर सकूं और देश को आगे बढ़ा सकूं। ये पॉइंट। आगे वो कहते हैं कि देखिए मेरे भीतर कोई प्रीजुडिस नहीं है। प्रीजुडिस का मतलब होता है पहले से डिस्क्रिमिनेशन, मतलब चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। चूंकि ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे तो हिंदू वर्ग जो होगा उसको लग रहा हो भाई मुस्लिम राष्ट्रपति बन गया, पता नहीं कहीं मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा योजना ला दे, हम लोगों को कहीं नीचा दिखाने लगे। तो वो कहते हैं कि देखिए मैं बिना प्रीजुडिस के आया हूं, मैं माइंड सेट करके नहीं आया कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। द होल ऑफ द कंट्री भारत इज माई होम, ये जो भारत है ये मेरा घर है और एवरीवन इज माई फैमिली, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, मैं इस देश का गार्जियन हूं, परिवार का मुखिया हूं, ये मेरे लिए घर है, हर कोई मेरा परिवार है और परिवार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना पराया बड़ा छोटा नहीं होता। ये उन्होंने पॉइंट दिया। आगे वो कहते हैं बाबू ओथ टेकिंग हो गया, सर्वपल्ली हो गया, अब उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस ऑफ नेशन। ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस ऑफ द नेशन। एजुकेशन जो शिक्षा है वो देश के विकास की सबसे पहली पूंजी है, सबसे पहली चाबी है। मैं इस पे दिन रात एक करके काम करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको डेवलप करना है तो वर्क एंड वर्क, ठीक है, स्लो बट स्टीडी वर्क, स्लो बट एसटीडी वर्क। अगर आपको डेवलप करना है तो आपको देश का विकास करना होगा, आपको दिन रात एक करके काम करना होगा। परिवार बहुत बड़ा है, आज के समय में ही जो देश है हमारा भारत जो है वो 140 करोड़ का परिवार है। तो आपको दिन रात एक करके काम करना होगा, मेहनत करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटाना होगा, प्रीजुडिस माइंड में नहीं रखना होगा, सब हमारे देशवासी हैं, ये भारत पूरा मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का मुखिया हूं। यही उन्होंने अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में उस दिन कहा था। उम्मीद है कि आपको सारा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो इस चैप्टर के भीतर मिल गया होगा। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू? चैप्टर नंबर 3। अच्छा, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए बस खाली चैप्टर का नाम बताइए ना सर, जुबानी याद है। ए पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे ना बुआ, हम लोगों के समय में, हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय हम लोगों के समय में हम लोगों जैसे टीचर मिले हुए होते ना, आज हम लोग होते तो टीचर ही ऑब्वियसली, बड़ा बहुत पसंद है ये, लेकिन थोड़ा अलग मूड होता है। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगांवकर। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा माइंडेडली इस चीज को सुनिए और समझिए। देखिए, इसके पहले इंपॉर्टेंट हम लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो है हमारा नैरेटर। नैरेटर ये है क्या? तो ये अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है। दूसरी कैरेक्टर नैरेटर की मां, नैरेटर्स मदर, नैरेटर्स मदर। तीसरे जो कैरेक्टर है, बड़ी कैरेक्टरलेस टाइप है ये है हमारे नानू काका। ये नानू काका है। चौथा जो कैरेक्टर है नानू काका का, ये है रतिराम। कौन है? रतिराम। पांचवें कैरेक्टर है बाबू सोहनलाल, सोहनलाल रतिराम। ठीक है, सोहनलाल रतिराम ये कैरेक्टर है। बीच में एक जगह जिक्र होगा वेलफेयर मिनिस्टर का। ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 मिनट समय दीजिए, इस चैप्टर को मैं आपको याद करा दूं। देखिए, इस चैप्टर में है क्या? नानू काका साउथ, चूंकि मराठी कहानी है, डेक्कन से रिलेटेड करते हैं ये लोग। नानू काका का आप मतलब समझिए छोटे मामा जी। ठीक है, छोटे वाले मामा जी के ऊपर ये पूरी कहानी है। पिंच ऑफ स्नफ, पिंच का मतलब होता है बाबू एक चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है सुंघनी। अब सुंघनी किसको कहते हैं? पहले के समय में कुछ लोग होते थे, पुराने फिल्मों में आप देखिए मुंशी जी वगैरह होते थे, वो तंबाकू वगैरह होता है ना, तंबाकू का जो डस्ट होता है, तंबाकू बना लेते थे, उसका जो डस्ट होता था तो उसको लेके वो सूंघते थे और छींकते थे, उनको उसमें बड़ा मजा आता था। ठीक है, सुंघनी का मतलब समझ गया। अब सुनिए इस कहानी में पढ़ना क्या है। एक सुबह की बात है, नरेटर हमारा सोया हुआ है,
नरेटर अंडर सेक्रेटरी है। अंडर सेक्रेटरी मतलब एक मंत्री होते हैं, मंत्री का एक सेक्रेटरी होता है, ये उसका सेक्रेटरी है। अभी बेचारा परमानेंट नौकरी में है नहीं, अंडर प्रोबेशन है, अभी ये टेम्पररी ही काम कर रहा है। सुबह सुबह इसकी माँ इसको सो के उठाती है और बोलती है कि बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे नानू काका आने वाले हैं। नानू काका जो है बाबू, नानू काका थोड़े कॉन मैन टाइप आदमी है, कॉन मैन है, ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंट है। कॉन मैन है, कॉन मैन का मतलब था धूर्त, बड़ी धूर्त चकोड़ा 420 टाइप आदमी है, लेकिन दिमाग उनका बहुत अच्छा काम करता है। इट मींस इन होलसेल नानू काका अपने इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत गलत कामों में करते हैं। लड़का उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। लड़का कहता कि मम्मी नानू काका क्यों आ रहे हैं, उनको बोल दो कि हम लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, मेरा ट्रांसफर हो गया, व्हाटएवर कुछ भी बोलो, लेकिन नानू काका के आने से रोको। ये जो लाइन है, कन्वर्सेशन है नैरेटर का और उसकी मां का, इससे पता चलता है दैट द नैरेटर डिड नॉट लाइक नानू काका। उसका रिलेशन कैसा आप समझ रहे हैं कि घर पे रिलेटिव आ रहा है तो बोल रहा है कुछ भी कर दो, बोल दो कि हम लोग यहाँ पे नहीं है, मेरा ट्रांसफर हो गया, हम लोग यहाँ से चले गए। क्लियर। अब मम्मी कहती है कि देखो नानू काका ऑलरेडी आ चुके हैं। लड़का गया, मजबूरी में क्या नहीं करता। स्टेशन पे नानू काका, ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 3rd क्लास का उनका टिकट था, वो 2nd क्लास में बैठ के ट्रेवल करके आते हैं। पीछे पीछे जो सेक्रेटरी है वो उनको पहुंचाने आता है। लड़का को आके बोलते हैं कि देखो बेटा सब इजीली मैनेज हो गया है, टीटी बड़ा अच्छा लड़का था, आपको गेट तक छोड़ने आया था। इससे आप नानू काका के टैलेंट को समझ सकते हैं कि नानू काका 3rd क्लास के टिकट से 2nd क्लास एसी में ट्रेवल करके आ रहे और फिर भी रास्ते में ही उन्होंने कैसा सेटिंग किया था। नाउ यू गॉट द आइडिया ऑफ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ नानू काका कि कितना चकोड़ा आदमी है भाई, ट्रेन में सेटिंग कर लिया, टीटी खुद छोड़ने आया गेट तक। ये एक पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि नानू काका कहते हैं कि सुनो ना बेटा, मुझे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है। लड़का कहता है देखिए नानू काका, मेरे लिए मंत्री से मिलना, चाहे मंत्री से मिलवाना बहुत बड़ी बात है, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। लड़का उनको क्लियर मना कर देता है। बहुत इजीली मैं आपको कहानी याद करा रहा हूं, एकदम इजी वे में समझते चलेंगे। लड़का कहता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। नानू काका कहता है ठीक है चलो मैं मैनेज कर लूंगा। घर पे गए, सोने होने लगे। अब सुनिए, अब होता क्या है, जब एक दिन ये लोग गाड़ी लेके निकले तो ये जो लड़का है रतिराम, ये रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है। सोहनलाल रतिराम कौन है बाबू? तो सोहनलाल रतिराम, चलिए इसको हम लोग अलग से ही समझ लेते हैं, ठीक है। सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम कौन है? पार्टी बॉस हैं, पार्टी बॉस इन दिल्ली, ठीक है। सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस हैं दिल्ली के, और सोहनलाल रतिराम का एक बेटा है, उसका नाम है रतिराम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये जो रतिराम है वो नरेटर का दोस्त है। नानू काका को पता चला, इस सीन पे बहुत ध्यान नहीं देते हम लोग को, मेन काम है सोहनलाल से, ठीक है। ये पहुंचते हैं सोहनलाल के ऑफिस में, झूठ बोल के जमींदार बन के जाते हैं। और जब जमींदार बन के, इंसिडेंस वाइज समझिए, जमींदार बन के सोहनलाल रतिराम के ऑफिस में गए नानू काका, उन्होंने वहां पे झूठ बोल दिया कि मैं जमींदार संघ का अध्यक्ष हूं, इवन मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन सिर्फ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कहां से जहां से एग्जामिनेशन में टैली कर सकता है। सोहनलाल के यहां क्या बोला मामा जी ने कि मैं जमींदार संघ का अध्यक्ष हूं, मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इवन विदेश मंत्री मेरे दोस्त हैं, जो एम्बेसडर हैं भारत के, एम्बेसडर हैं जो भारत के, वो एम्बेसडर के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध है। एम्बेसडर मेरा छोटा भाई की तरह है। अब ध्यान दीजिए, हई लबरई का पारा उबरा है, एम्बेसडर मेरा छोटा भाई की तरह है, मैं उसको जो कह देता हूं वो उस काम को मना नहीं करता। अब सोहनलाल रतिराम जो पार्टी बॉस है, उसका बेटा रतिराम काम करता है एम्बेसडर के ऑफिस में। पहले रतिराम किसी से मिलते नहीं थे, अभी नानू काका गए तो सोहनलाल रतिराम उल्टा कह रहे हैं नानू काका को कि सर प्लीज एगो मेरा मदद कर दीजिए, मेरा बेटा जो रतिराम है ना वो सोहनलाल के यहाँ काम करता है, किसी ने एम्बेसडर का कान भर दिया है कि मेरा बेटा चोर है, आप थोड़ा सा प्लीज कह के मेरे बेटा का नौकरी बचा लीजिए। ध्यान से समझिए, मेरे बेटा का आप नौकरी बचा लीजिए। मैं जो इंसान पहले मिलता नहीं है, मिलने के लिए गाली गलौज देके बाहर निकाल दिया, वो इंसान अब खुद कह रहा है कि मेरा बेटा रतिराम एम्बेसडर के ऑफिस में काम करता है, किसी ने कान भर दिया, आप प्लीज उसका नौकरी बचा दीजिए। नानू काका को यही तो चाहिए था, चकोड़ाई का लेवल दिखाना था उनको। उन्होंने झूठा प्रॉमिस किया कि आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें हो गई। ध्यान देंगे कि नानू काका का जो असली टारगेट है वो है वेलफेयर मिनिस्टर। वो गए हुए थे सोहनलाल के पास सिर्फ उनका रेफरेंस लेने और वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कुछ बातें पता करने। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया अगर, तो अब हम लोग आते हैं वेलफेयर मिनिस्टर वाले सीन पे। वेलफेयर मिनिस्टर
से मीटिंग कैसे हुई, इनका जो सीन है वो कैसा हुआ। इनका तो बड़ा गंदा सीन किया था नानू काका ने। देखिए हुआ क्या, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। पता ये चला कि वेलफेयर मिनिस्टर की जो डॉटर है, जो बेटी है, वो इसका शादी करना चाहते हैं। किससे? तो निनौरगढ़ के प्रिंस से, निनौरगढ़ के राजकुमार से वेलफेयर मिनिस्टर अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं। पहला जानकारी पता चला किसके पास? किसके पास पता चला? पहला जानकारी पता चला सोहनलाल के पास। वेलफेयर मिनिस्टर अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं निन्नौर के राजकुमार से, लेकिन अभी तक कुंडली का आदान प्रदान नहीं हुआ, पंडित में भेंट मुलाकात नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ। अब नानू काका को बस करना क्या था, ध्यान दीजिए। नानू काका पहुंचे घर पे, और जब वो घर पे बाबू गए तो घर पे करते क्या कि सुनो बेटा, इससे कहते हैं सेक्रेटरी से, अंडर सेक्रेटरी से, मतलब अपने भांजा से, नरेटर से, कि देखो एक काम करो, एक बड़ी कार की व्यवस्था करो, हम लोग झूठ मूठ का पंडित बनेंगे, पुरोहित बनेंगे, और चल चलेंगे किसके पास? वेलफेयर मिनिस्टर के पास, और वहां हम लोग मुलाकात करेंगे। लड़का बोला मामा जी ऐसा कैसे होगा, कहां से आएगा कार? ये बोले कि चलो कार कोई ले लिया जाए एजेंसी में से। देखिए एजेंसी में अगर आप जाएंगे तो कार कम से कम टेस्ट ड्राइव के लिए 1-2 घंटा के लिए मिल जाता है ना। नानू काका ने इसी का फायदा उठाया। लड़का बोलता है कि मामा जी कार तो मिल जाता है, लेकिन कार वो लोग तभी देते हैं जब उन लोगों को ये लगे कि ये आदमी बहुत पैसे वाला है। हम लोग पैसे वाले तो दिखते नहीं। बोला भाई पैसा वाला दिखना कैसे, छोड़ो ना, हम बता देंगे ना तुमको। कोट अपना निकाले, कोट में एगो चेक रखे 1000 रुपये का, धोबी को बुलाए, उसको दे दिए, उसको कुछ सिखा दिए, और बोले क्या कि जब हम लोग एजेंसी में जा रहे हैं तो तुम पीछे से आना। कार लेने के लिए पहुंचे एजेंसी में। जब एजेंसी में पहुंचे तब तक उधर से आया बेचारा धोबी, कोट ले ले। सर देखिए ना क्या किया, आपका बियरर चेक था 1000 रुपया का, आप दे दिए। चेक लिए, डिमॉन्स्ट्रेट सिर्फ कर रहे हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूं। चेक उन्होंने लिया, और चेक लेके बोले कि बताइए ना, 1000 रुपया का चेक, उस समय बहुत सस्ता का जमाना था भाई, 1000 रुपया आज के 10 लाख के बराबर है। 10 लाख रुपए का चेक बताइए ना, लिख के भूल गए थे, कोई भंजा लिया होता। अब जब कार एजेंसी का मैनेजर देखा कि भाई आदमी 10-10 लाख का 1000-1000 रुपए का चेक काट के भूल जा रहा है, तो इसको पैसा कितना होगा? 2 मिनट में इसको कार मिल गया। 2 मिनट में कार मिला। उस कार में बैठे राजपुरोहित वाला जो पगड़ी उगड़ी था सो बांधे, मामा और भगिना दोनों पहुंचा वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस में। पूरा एकदम गुस्सा में ताव में गए वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस। बोला कहां जी वेलफेयर मिनिस्टर तुम्हारा? सेक्रेटरी उधर से आई, चूंकि पैसा वाले दिखे, मान लीजिए रॉयल्स रॉयस से अगर गए हो, मर्सिडीज से गए हो, तो ऑब्वियस चीज है, बड़ा आदमी है। पैसा का डेमोन्स्ट्रेशन किया, विजिटर्स बुक मंगाए, और विजिटर्स बुक में झूठ क्या लिखे, राजपुरोहित ऑफ निन्नौरगढ़, और इतना लिख के नरेटर के दिल्ली का एड्रेस देके वहां से वो चले गए। अब जब वहां से वो चले गए हुआ, तो हुआ क्या, बाद में वेलफेयर मिनिस्टर आए होंगे, विजिटर्स बुक देखे होंगे, बोले बाप रे बाप, तो अपने बेटी का हमको ब्याह करना चाह रहे थे निन्नौर के राजकुमार से, और निन्नौर का राजपुरोहित आया था हमारा घर द्वार देखने। साधु जो है ब्राह्मण अगर गुस्सा हो जाए तो वो फिर किसी की नहीं सुनता। अब वेलफेयर मिनिस्टर अगला सुबह खुद उठता है, नरेटर के घर जो एड्रेस नानू काका लिख के आए थे उस पर जाता है, मामा जी का पैर छू के प्रणाम करता है, मामा जी उसका पीठ ठोक के आशीर्वाद वगैरह देते हैं, और फिर वो नरेटर वहां से, वेलफेयर मिनिस्टर वहां से चला आता है। शादी ब्याह फाइनल हो गया। नाना जी चले गए खैर तीसरे चौथे दिन। अब नरेटर इस बात से परेशान है कि जिस दिन वेलफेयर मिनिस्टर को यह पता चलेगा कि हमारे मामा जी राजपुरोहित होना छोड़िए, निन्नौरगढ़ के राज परिवार के राजमहल के सैकड़ों किलोमीटर के दाएं बाएं भी आज तक नहीं गए, उस दिन क्या होगा। लेकिन एक ट्रस्ट है कि नानू काका हैं, वो सब मामला संभाल लेंगे। ये नानू काका की जीवनी है, नानू काका की स्टोरी है, ठीक है। ये इसके हाइलाइट्स हो गए। नरेटर कौन है? अंडर सेक्रेटरी। नरेटर की मां इसकी बहन है। नानू काका कौन है? तो एक कॉन मैन है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रतिराम कौन है? तो सोहनलाल रतिराम जो पार्टी बॉस है उसका बेटा है, जो दोस्त भी है किसका? हमारे नरेटर का। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? सोहनलाल रतिराम कौन है? तो पार्टी बॉस है। वहां नानू काका की क्या बात हुई? वहां नानू काका ने अपने आप को जमींदार संघ का अध्यक्ष दिखाया, बहुत नेताओं के साथ उठना बैठना बताया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं एम्बेसडर से जाके आपके बेटे की नौकरी को सेव करा दूंगा। वहां पता चला कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं निन्नौरगढ़ के राजकुमार से, ठीक है। फिर नानू काका आए, कार का व्यवस्था किया। कार की व्यवस्था उन्होंने कैसे की? उन्होंने कार की व्यवस्था की, कोर्ट में 1,00,000 रुपए का चेक रखवा के कार भाड़ा पे लिए, राजपुरोहित बन गए। कहां के राजपुरोहित? तो निन्नौरगढ़ के राजपुरोहित। और पहुंच जाते हैं कहां? वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस में। निन्नौरगढ़ के राजपुरोहित लिख के वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह निन्नौरगढ़ के राजपुरोहित से मिलने के लिए वेलफेयर मिनिस्टर खुद आते हैं, और इस तरह उनकी मुलाकात वहां पे कंप्लीट हो गई। तो होप इस चैप्टर में जो भी समझने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब इसमें कोई डाउट होने वाला है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है बाबू? आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, अगला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 4 नंबर ना, आई हैव ए ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर है अभी हम लोगों का आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत छोटा कहानी है, ये तो 2 से 3 मिनट का कहानी है। इंपॉर्टेंट देखिए इससे पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला चीज, इसमें जो हमारे राइटर हैं वो चर्चा कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, दूसरा निग्रो केस के बारे में, निग्रो कौन होते हैं वो देखिए। तीसरा होता है बैंक ऑफ जस्टिस, बैंक ऑफ जस्टिस क्या है। चौथा है हम लोगों का यहां पे बैंक ऑफ जस्टिस हो गया, इसके अलावा वेलफेयर। ठीक है, इसके अलावा है रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो परेशान है अमेरिका में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, अमेरिका में बाबू 2 तरह की कम्युनिटी रहा करती थी, एक जो व्हाइट लोग हुआ करते थे और दूसरे जो निग्रो होते थे। ये निग्रोज कौन है उसको समझेंगे। निग्रो जो है मेनली ये अफ्रीकन थे। ठीक है, अफ्रीकन एक कम्युनिटी थी जिसको निग्रो कहते थे, वो हबसी उसको हिंदी में कहते हैं। हुआ ये कि जब अफ्रीका पे इन्वेजन हुआ था तो अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बहुत समय पहले भाग के चली आई थी अमेरिका में। अमेरिका में लोग आ गए, अमेरिका की आजादी में इन्होंने हिस्सा लिया, अमेरिका देश को इन्होंने आजाद कराया, सब साथ में मिलकर रहे। लेकिन बाद में इनके ऊपर बहुत अत्याचार होने लगा। जो डिस्क्रिमिनेशन, जो गोरे लोग थे वो इन लोगों को काला कह के निग्रो लोगों को इन लोगों ने क्या बना लिया, स्लेव बना लिया। स्लेव का मतलब होता हुआ गुलाम। देखिए इनको गुलाम बना लिया गया। अब बात को ध्यान से समझेंगे, सुनिए, कहानी को देखिए। 4 ही मात्र पॉइंट है, उसमें आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर आज सबकी मीटिंग बुला के बैठे हैं, सारे काले लोग, कुछ गोरे लोग भी वहां पे अवेलेबल हैं। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, हमारा जो देश है, हमारा जो अमेरिका है, इस अमेरिका को आजाद करने में और इस अमेरिका को इस्टेब्लिश करने में, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में गोरे लोगों का भी हाथ है, काले लोगों का भी हाथ है। निग्रो और व्हाइट कम्युनिटी दोनों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है, बराबरी का अधिकार दिलाया है। लेकिन वी आर टुडे ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। ये लोग इतने कष्ट में थे कि इन लोगों के पास कोई ह्यूमन राइट भी नहीं होता था। देखिए ये लोग अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। आपको याद होगा महात्मा गांधी को अफ्रीका में फेंक दिया गया था ट्रेन पर से, काला आदमी कह के। वो तो ट्रेन थोड़ा सा धीरे गति में था तो मामला फंस के रह गया। दूसरा, ये लोग अपना जमीन नहीं खरीद सकते, खेती कोई करने नहीं देगा, अपना घर बना नहीं सकते, किराए पे कोई मकान नहीं देगा। तो इतना इनके साथ भेदभाव होता था। तो मार्टिन लूथर किंग इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में इन्होंने एक सभा बुलाई है, सारे लोगों को वहां पे बुला के और उनको ये स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। और भाषण में सुनिए कहते क्या है। वो कहते हैं कि देखो भाई, जब बात गोरे लोगों के डेवलपमेंट की आती है तो अमेरिका के पास बहुत पैसा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध, सबसे पैसे वाला देश है। लेकिन जब बात काले लोगों के विकास की आती है, काले लोगों के लिए पैसा की जरूरत होती है, तो अमेरिका का बैंक जो है क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि अमेरिका का बैंक हमारे साथ भेदभाव कर सकता है, लेकिन जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जो न्याय का बैंक है, यानी ये बात कर रहे हैं किस चीज की, जुडिशियरी की बात कर रहे हैं, ये न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, कोर्ट की, वकीलों की, अदालत की बात कर रहे हैं। तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि जो बैंक है पैसा के मामला में हमारे लिए बैंकरप्ट है, भेदभाव कर सकता है, लेकिन बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट हो गया है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा अपने अमेरिका के जुडिशियरी पे पूरा भरोसा है। देर आएगा, दुरुस्त आएगा, न्याय होगा, हम सबको हमारा अधिकार मिलेगा। इट मींस ही शोज ट्रस्ट ऑन जुडिशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका दैट डे। आगे कहते हैं कि देखिए हमारा वेलफेयर और अमेरिका का वेलफेयर कैसे होगा। इफ अमेरिका want to be the number 1 country or the number 1 nation in the whole world, then American people has to understand that their development lies with the coordination of both the groups, the Negro community
एंड द व्हाइट कम्युनिटी, कोई भी एक कड़ी अगर कमजोर रहे, आप निग्रो लोगों को नीचे दिखा के रिसीव कर दो, आप सिर्फ रिसीव कर दो, निग्रो लोगों को आप नीचे दिखा के आप अमेरिका को फुल हाइट पे लेके नहीं जा सकते हैं। ये हो गई वेलफेयर की बात। तो वेलफेयर के बारे में उन्होंने कहा। आगे वो कहते हैं रिवॉल्यूशन हो तो कैसे हो, जो रिवॉल्यूशन होगा वो पीसफुल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पीसफुल रिवॉल्यूशन? मतलब देखिए, अब सभा मैंने बुलाया है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि भैया आप जाइए कानून को अपने हाथों में ले लीजिए, चारों तरफ आग लगा दीजिए, फूंक दीजिए सबको। दैट इज नॉट द वे फॉर सीकिंग इंडिपेंडेंस, दैट इज नॉट अ वे फॉर सीकिंग इक्वालिटी। हमारा जो रिवॉल्यूशन होगा वो पीसफुल होना चाहिए, हार्मोनी के साथ होना चाहिए। हम अपनी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो दिक्कत है उसको समाज के सामने रखेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। बिकॉज जुडिशियरी इज देयर, आई ट्रस्ट अमेरिकन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दैट वन डे इट विल स्टैंड अगेंस्ट व्हाइट कम्युनिटी एंड इट विल वन डे गिव अस आवर यूजफुल राइट। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि काला इंसान इंसान नहीं होता। इंसान के शरीर के रंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दुनिया का सबसे गंदा रिवाज है। इस रिवाज को बंद करना चाहिए। जब एक मिसिसिपी का व्यक्ति, मिसिसिपी वहां के जिलों के नाम रखते हैं, जब एक मिसिसिपी के व्यक्ति को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो खुल के वोट कर सके, जब कोलोराडो की पहाड़ियों से आजादी गूंजने लगेंगी, एक ऐसा दिन आ जाए जिस दिन गोरे लोगों के बाल बच्चे, काले लोगों के बाल बच्चे हाथ में हाथ मिला के एक साथ गार्डन में घूमे, गोरे लोग शादी संबंध करें काले लोगों के साथ, काले लोग शादी संबंध करें गोरे लोगों के साथ, उस दिन मैं समझूंगा कि हमारा देश सच में आजाद हो गया है। उस दिन हमें आजादी मिल जाएगी और हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो बैलेंस है वो उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल इनका डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपना स्पीच देते हैं। पॉइंट इसके हाईलाइट समझ गए। डिस्क्रिमिनेशन, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? गोरे कालों के बीच में भेदभाव हो रहा था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अपार्थाइड कहते हैं। ठीक है, अपार्थाइड का मतलब होता है बाबू रंग भेद, रंग भेद होता है, गोरा काला के बीच का भेदभाव। ठीक है। दूसरा, निग्रो कम्युनिटी समझ गए, मूल रूप से अफ्रीकन लोग थे जो अमेरिका में आके बसे थे, इनको इनके अधिकार नहीं मिले थे, भेदभाव इनके साथ हो रहा था। तीसरा, बैंक ऑफ जस्टिस, मतलब न्यायपालिका पे इनको पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे साथ एक दिन न्याय निश्चित करेगी। चौथा, वेलफेयर किसका? तो अगर अमेरिका का वेलफेयर करना है, अगर अमेरिका को सच में डेवलप होना है तो गोरा काला सबको साथ में लेके आपको चलना ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। रिवॉल्यूशन कैसा हो? पीसफुल हो, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को अपनी मांग को रखना है। उसके बाद देश कंप्लीट रूप से आजाद कब माना जाएगा? जिस दिन गोरे काले लोगों के बच्चे एक साथ खेलने लगे, शादी संबंध होने लगे, हर काले व्यक्ति को वोट करने का अधिकार मिल जाए, हर गोरा आदमी काले आदमी को भी इंसान समझने लगे, रहने के लिए घर मिल जाए, मकान मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अपना नौकरी मैं अपने से कर सकूं, अपने पैसे मैं अपने कमा के रख सकूं, यही हमको चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट सारा हाईलाइट है। अब हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर कितना है बाबू? चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से इस साल भर भर के क्वेश्चन रहेगा। आइडियाज दैट हैज हेल्प्ड मैनकाइंड बाय बर्ट्रांड रसेल। बाबू ध्यान दीजिए, जितने भी राइटर्स के नेम हैं वो सारे राइटर के नेम आप एकदम निश्चित रूप से याद कर लीजिए, वो बहुत काम आएगा। देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में क्या है? मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानवता, मानवता। ठीक है, वो आइडिया, वो सोच जिसने मानवता की बहुत ज्यादा सहायता की है, वो कौन कौन से आइडियाज है? पहले मैं थोड़ा सा जिस्ट समझा दूं, फिर इस चैप्टर के जितने आइडियाज हैं। देखिए, कहानी पढ़े हैं आप लोग तो कहानी में आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे। आपने कभी एक जगह पे उसको लिखा ही नहीं है कि भाई आखिर वो आइडिया कौन कौन सा था, और ना ही सर ने लिखाया होगा। मैंने ऑफलाइन जहां पढ़ाया है लिखाया है। आपको एक जगह सारा आइडियाज करके एक्सप्लेन करता हूं किस तरह लेवल डेवलप हुआ। देखिए, एक समय में बाबू हुआ ये होगा कि हिंदू धर्म कहता है कि सबसे पहले धरती पे मनु और शत्रुपा आए, मनु के जो वंशज है वो मानव कहे गए। इस्लाम कहता है सबसे पहले आदम और हव्वा आए, आदम के जो वंशज है आदमी कहे गए। क्रिश्चियनिटी कहती है एडम एंड ईव आए, ह्यूमंस आए। द पॉइंट इज कि चाहे वो मनु थे, शत्रुपा थी, चाहे वो आदम और हव्वा थे, बट पॉइंट ये है कि सबसे स्टार्टिंग में इंसान बहुत लिमिटेड था, 1 या 2 की संख्या में इंसान रहे होंगे। अब आप ये सोचिए कि जब इंसान थे, आज से करोड़ों साल पहले जो हमारे सिविलाइजेशन मानवता की शुरुआत हुई, आखिर वो बची कैसे? पॉइंट समझ में आ रहा है? किस तरह हम लोग डेवलप करके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट बोर्ड, वाईफाई, आप जहां हैं वहीं पे पढ़ाई हो रही है। एक समय ऐसा था कि इंसान कच्चे जानवर को खाता था,
तो किस तरह से इंसान का डेवलप हुआ चैप्टर के भीतर में वही पढ़ना है। देखिए राइटर समझाते हैं इस चैप्टर में कि इंसान जब सबसे पहले धरती पे आया तो वो संख्या में बहुत कम था, नंगा रहता था, उसको कोई कला नहीं आती थी, ना खाना बनाने, ना पकाने, ना आग, कुछ नहीं था। आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई गुफा होगा, ठीक है, और उस गुफा के भीतर दो इंसान बैठे होंगे, दो इंसान बैठे होंगे। जब दो इंसान बैठा होगा और बाहर में जानवर बहुत ज्यादा रहे होंगे तो क्या इंसान को डर लगता होगा कि नहीं लगता होगा? इंसान तो भीतर ही पैक रह जाएगा, वो तो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो सबसे पहला आइडिया जिसने इंसान को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया वो था द आइडिया ऑफ नंबर। संख्या जब इंसान की बढ़ी तो इंसान सुरक्षित हो गया। अब इमेजिन करिए कि बाहर 4 गो भेड़िया है, अब भीतर 40 गो आदमी है। अब ये दरवाजा खुलेगा, भेड़िया भागेगा और इंसान जिएगा। तो द फर्स्ट आइडिया दैट हेल्प्ड ह्यूमन काइंड इन देयर सर्वाइवल वाज नन अदर देन नंबर। संख्या उनकी बढ़ी रिप्रोडक्शन के माध्यम से। दूसरा, इंसान थोड़ा और डेवलप हुआ तो ही बिकेम लेस लाइक एनिमल्स। माने वो स्वभाव की यहां बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, ध्यान देंगे ये चीज टीचर लोग पढ़ाना समझाना भूल जाते हैं। हियर वी आर टॉकिंग लेस लाइक एनिमल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट देयर बिहेवियर, देयर माइंडसेट, देयर मेंटालिटी। ठीक है, इंसान की मानसिकता जानवरों की तरह थोड़ी कम हुई, थोड़ा सा इसमें विकास हुआ, अपना पराया का पहचान हुआ होगा। ठीक है, मैंने जानवर में, कुत्ता बिलाई में रिलेशन का कोई कद्र है नहीं है। एगो कुत्ता है, एगो कुतिया है, पता नहीं चलता है कौन कौन का मेहरारू है, उसकी भी उसकी भी उसकी भी। इंसानों में ये समझ है। ठीक है, तो इंसान जब जानवरों की तरह कम हुआ तो इंसानियत उसके भीतर थोड़ी डेवलप हुई होगी। तीसरा था स्टोरेज ऑफ फूड। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। इंसान फूड को स्टोर करने लगा। मान लीजिए कि अभी उसको कोई खाना मिला, उस खाना को वो खाया और खा के उसने बचाया कि जब नहीं मिलेगा तब हम खाएंगे। मान लीजिए पहले गुफा में से निकलता होगा, फसल या अनाज या कुछ भी खाता होगा, ठीक है, फिर उसको जब खाना घटता होगा तो भूखा मरता होगा। इंसान ये समझ गया कि भाई खाना हर समय नहीं मिलेगा, 3 महीने तक बारिश में मिलेगा नहीं। उसने क्या किया, खाना खाया और कुछ खाना को इंसान ने बबुआ बचाया। क्लियर है, उसने बचाना शुरू किया। आप इसको स्टोरेज ऑफ फूड वर्सेज आप बर्ड्स देखिए। राइटर इसमें कहते हैं कि चिड़ियाओं में, जानवरों में और इंसान में एक अंतर है। चिड़िया गर्मी के मौसम में बहुत फल मिलता है, ठीक है, चिड़िया गर्मी के मौसम में बहुत फल मिलता है, चिड़िया खूब खाती है फल, और फल खा के खाते खाते पेट फुल। लेकिन चिड़िया ये भूल जाती है कि अगला जब मौसम बदलेगा तो ये फल उसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो एक मौसम में खा के फुल और दूसरा मौसम में जब नहीं मिलेगा तो बिना खाए चिड़ियाएं और जानवर मर जाते हैं। इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान क्या करता है, इंसान कुछ खाता है, कुछ अपने घर के स्टोरेज में रख लेता है, ड्राम में, डिब्बा में। आटा चावल आप रखते हैं ना जी, चावल का जब कटाई हुआ तो चावल खाए, ठीक है, और चावल को हमने कुटवा के रख लिया अपने डिब्बा में। जब चावल नहीं होगा, गेहूं खाली उस समय मिलेगा, उस समय चावल खाएंगे। बट जानवर नहीं करते, स्टोरेज ऑफ फूड किया। चौथा था फ्रेंडली नेचर, इनसाइड हर्ड। इनसाइड हर्ड, इंसान जो है अपने झुंड में, अपने समूह में बहुत फ्रेंडली नेचर का होने लगा। मतलब आज भी आप देखिए कि जब एक धर्म के लोग निकलते हैं, अपने ही धर्म के गुट में रहते हैं, तो एक दूसरे से बड़ा फ्रेंडली रहते हैं। आउटसाइड द हर्ड वो अभी भी जानवर की तरह बिहेव करता है। एक का पूजा पाठ निकलेगा तो दूसरा का उसको पत्थर मारेगा, दूसरा का पूजा पाठ निकलेगा तो पहिल का उसको पत्थर मारेगा। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। इनसाइड द हर्ड दे आर फ्रेंडली, बट स्टिल आउटसाइड ऑफ द हर्ड दे आर समथिंग लाइक एनिमल्स। ये सोच जिस दिन बदल जाएगी, हाँ शायद उस दिन हम लोग और इंसान हो जाएंगे, इंसानियत हमारे भीतर जाग जाएगी। तो फ्रेंडली हो गए हम लोग। रॉबिन का उन्होंने केस दिखाया, रॉबिन चिड़िया का केस देखेंगे। रॉबिन में होता क्या है कि जब एक रॉबिन चिड़िया बूढ़ा हो जाता है तो सारे जवान रॉबिन मिलकर उसको चोंच मार मार के मार डालते हैं। इंसान में क्या होता है कि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो सारे जवान लोग जो हैं अपने कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में भरते हैं, सरकार उसका पेंशन देती है और उसके जीने की व्यवस्था हो जाती है। फ्रेंडली हो गया। पांचवा, लैंग्वेज। लैंग्वेज की जब शुरुआत हुई तो लैंग्वेज से बाबू देखिए क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ लैंग्वेज से। एक पीढ़ी का जनरेशन दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आइंस्टाइन ने कोई रिसर्च किया, ठीक है, भाई पानी पी लो, पानी पी के पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 मिनट बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिए। लैंग्वेज, आइंस्टाइन ने एक रिसर्च किया। अब आइंस्टाइन ने उस रिसर्च को इंग्लिश में लिख दिया, तब ना अगली पीढ़ी तक वो इंग्लिश में लैंग्वेज पहुंच गया। तो लैंग्वेज अगर नहीं होता, मान लीजिए कि आइंस्टाइन का लैंग्वेज अगर हम लोगों को समझ में नहीं आता, तो आइंस्टाइन के रिसर्च का क्या हम लोगों को कोई बेनिफिट हो पाता? नहीं हो पाता। तो लैंग्वेज प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसर्च,
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन कंट्री टू अदर कंट्री। लैंग्वेज ने लोगों को यूनाइट कर दिया। फायर, फायर का जब इन्वेंशन हुआ तो फायर के इन्वेंशन में 3 इन्वेंशन और हुए। फायर ने क्या किया, फायर से इंसान ने एक, ठंडा के मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख लिया। फायर से देखिए 3 काम हुआ। पहला, दे केप्ट देयर बॉडी वार्म इन विंटर सीजन, पहला। दूसरा, दे स्केयर्ड द एनिमल्स एंड सर्वाइव्ड फ्रॉम एनिमल अटैक्स, जानवरों की हमले से वो बचने लगे। एंड थर्ड, विद द हेल्प ऑफ फायर दे इन्वेंटेड द सिविलाइजेशन एंड द मॉडल ऑफ कुकरी, खाना बनाने की कला को उन्होंने आग से ही सीखा। एक आग से 3 काम हुआ, ठंडा के मौसम में गर्मी का एहसास किया, अपने आप को जिंदा रखा। दूसरा, उसने क्या किया, जानवरों से अपनी रक्षा कर ली। और तीसरा, इस तरह कुकिंग की, यहां से खाना की शुरुआत हो गई। कुकिंग की शुरुआत कैसे हुई होगी, राइटर कहते हैं कि गलती से कोई मांस का टुकड़ा खा रहा होगा बच्चा, फेंक दिया होगा, खाना निकाल के उसको खाया होगा, जनरली मां नहीं खाया होगा, टेस्टी लगा होगा, इजिली कट गया होगा, सॉल्युबल होगा, डाइजेस्टेबल होगा, तो इस तरह कुकरी की शुरुआत हो गई। इसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को जब उसने पालना शुरू किया, स्पेशली उन जानवरों को जो दूध देते थे, तो उससे उसकी रक्षा हो गई। ठीक है, मतलब उसने फार्मिंग में भी हेल्प किया होगा, गाय भैंस बैल ने। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं जुड़ गई होंगी, इसके अलावा उसको दूध दही वगैरह भी मिलने लगा। अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग जानवरों को पूजते थे। जो हिंसक जानवर को पूजते थे वो मार के खा गए जानवर उनको, और जो लोग अहिंसक जानवरों को पूजते थे वो लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और सबसे लास्ट इन्वेंशन था, आइडिया था, दैट वाज आइडिया ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के बदौलत इंसान बहुत डेवलप हो गया, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो सर्वाइव करने लगा, भोजन उसको मिलने लगा। और अभी तक जो फार्मिंग है उसने हम लोग को बहुत सुदृढ़ किया। और फार्मिंग से एक और सब्सिडियरी निकला, उन्होंने करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक जगह गेहूं होता था, दूसरी जगह चावल होता था, गेहूं वाला उसको दे के उससे चावल ले लेता था। इस तरह यहाँ ट्रेड की शुरुआत हुई। ठीक है, तो these all are the ideas that have helped mankind in its development till now। ये सारे आइडियाज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइडियाज मैंने एक जगह लिख दिए हैं, अब आप इस आइडियाज को लिखते चलिएगा, डैश देके सबके बारे में 2-2 लाइन 2-2 लाइन 2-2 लाइन करके आप लिखिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट। देखिए यहां पे है अगला चैप्टर द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। पहले इस चैप्टर के मोटो को समझिए। चैप्टर का मोटो है, चैप्टर के राइटर हैं शिगा नाओया, और इसमें समझाने की ये कोशिश हो रही है कि जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे यंगस्टर होते हैं, उनका जो पैशन होता है, उस पैशन का रिस्पेक्ट जो गार्जियंस होते हैं वो कभी नहीं करते। तो ठीक ऐसे ही पैशन और डिसरिस्पेक्ट से प्रभावित है एक लड़का जिसका नाम है साइबेई। देखिए साइबेई जो है वो जापान का रहने वाला है, और ये एक गॉड आर्टिस्ट है। क्या है ये? गॉड आर्टिस्ट। मतलब कद्दू वगैरह लेता है, नॉर्मल साइज का कद्दू लेता है, उस पे पेंट पोचारा करके, उस पे आर्ट करके, उसको कीमती करके अपने पास रखता है। बेचना इस लड़के को अभी नहीं आता है। इसका आप साइबेई का केस समझ गए। गॉड देखिए क्या है, गॉड, इसको सिमेट्रिकल गॉड बहुत पसंद है। ठीक है, सिमेट्रिकल, एक राउंड छोटा सा मीडियम शेप का, इसको गॉड बहुत पसंद है। और ये लड़का जो है बहुत डेडिकेटेड है। देखिए 12 साल का ये लड़का है, 12 ईयर्स का है, लेकिन अभी भी पढ़ता है ये कहां पे? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, मैंने 6 क्लास से नीचे ही अभी इसका क्लास है। देखिए ये डेडिकेशन पे आते हैं। साइबेई, पहले समझो साइबेई कौन था। तो साइबेई एक 12 साल का लड़का है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, जापान का रहने वाला है, गॉड आर्टिस्ट है, और ये अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। डेडिकेशन ऑफ वर्क इसके भीतर बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब पहले ये क्या करता है, पहले ये एक गॉड को लेता है, मान लो एक कद्दू लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करता है, इसके भीतर एक होल करता है। ठीक है, इसके भीतर क्या करेगा? होल करेगा। होल करके इसके भीतर के सारे बीज को ये निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है, उसके ऊपर फिर ये पॉलिश करेगा, पॉलिश चमकाएगा उसको स्टेप वाइज। पहले छेद करता है, बीज निकाल के फेंकता है, चाय की पत्ती उसके भीतर डाल के बदबू खत्म करता है, उसके बाद उसको वो पॉलिश करता है। सारा प्रोसेस समझ लो, पॉलिश करेगा, उसके बाद कपड़ा में लपेट के रात में सिगड़ी में फुट वार्मर के पास रख देगा सूखने के लिए। अगली सुबह उठेगा, फिर उसको पॉलिश करेगा, धूप में टांगेगा, और तब बेचारा पढ़ने स्कूल जाएगा। ये वो गॉड के ऊपर डेडिकेशन है, ये वो आर्ट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार इसने क्या किया, मोटा मोटी कहानी को समझिए, याद करा दूं। एक बार इसने गॉड एक लिया, बड़ा पसंद आया इसको, एक आंटी से उसने खरीद लिया। गॉड को बैठ के स्कूल में उसके ऊपर पॉलिश कर रहा था। तब तक एक टीचर है, द टीचर,
टीचर की नजर पड़ती है गॉड के ऊपर और टीचर क्या करता है, उसको कॉन्फिस्केट कर लेता है। बहुत गुस्सा होता है टीचर, उसको बहुत डांटता है, कहता है तुम औरत हो, धरती पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत ह्यूमिलिएट करता है, बेइज्जत करता है गॉड को लेके, और वो देता है प्यून को। क्लियर है यहां तक बात? प्यून को उसने दे दिया। उसके बाद रात में वो फिर घर आया टीचर, मम्मी को कंप्लेन कर दिया, थुथुर मास्टर है, खुद बेइज्जत किया, खुद उसको दंडित भी किया, फिर मम्मी से कंप्लेन भी कर दिया। मम्मी पापा ने इसको क्या किया, बहुत पीटा, और इसका जो बाकी का कद्दू था उस सारे कद्दू को पापा ने उठ के स्मैश कर दिया। पापा इसे कारपेंटर के यहाँ वर्क करते हैं। पूरी कहानी में रिकॉल कर रहा हूं, पढ़े हुए चीजों को फिर से पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने के लिए लिटरेचर मैंने क्लासरूम में 2 बार पढ़ाया है, आपको याद होगा, तीसरी बार है ये। तो उसने क्या किया, पापा ने सारे कद्दू को कूच काच के बराबर कर दिया, फेंक दिया। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आर्ट, उस कला की कीमत कैसे बढ़ती है। आपको याद होगा ये कद्दू जो था टीचर ने छीन के कॉन्फिस्केट करके दे दिया था प्यून को। अब प्यून के पास जब वो कद्दू पहुंचा तो प्यून ने ले जाके घर पे रख दिया। एक बार उसको बहुत आवश्यकता पड़ी पैसे की, 5 पैसा में उसने कद्दू को खरीदा था, ले जाके उसको पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ी, रख दिया था 1 महीना। उसके बाद पहुंचा वो दुकान पे, सोचा जब बेच देते हैं जो ही 2-4-5 पैसा मिल जाए। जब वो गया तो दुकानदार उसको कहता है कि भैया 50 पैसा में हम ये खरीदेंगे। अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, मैटर यहाँ पे पैसे का है, आर्ट के वैल्यू का है। मान लो 50 पैसा पे खरीदेंगे, फिर करते 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 उस आदमी ने, जो जिस आदमी को मिला था प्यून ने, उसको 5 रुपए में फाइनली बेच दिया। ध्यान देने वाली चीज ये है बाबू कि 5 पैसा का सामान 5 रुपया में, यानी 5000 पैसा में, ठीक है, 100 गुना उसका कीमत बढ़ गया। अब ले जाके उसने उस कद्दू को बेच दिया। जिस दुकानदार ने खरीदा उसने उसको क्या किया, फिर 500 रुपया में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो कलेक्टर था, जो चीजों का इज्जत करता था, उसको उसने बेच दिया। नाउ द पॉइंट इज कि साइबेई 5 पैसे के कद्दू के ऊपर वर्क करके, उसके ऊपर मेहनत करके, इतने प्रोसेस से गुजर के जब उसकी कीमत को 100 गुना बढ़ा सकता है, तो क्या अगर उसके मम्मी पापा उसके डेडिकेशन, उसके आर्ट को समझे होते तो साइबेई कितना बड़ा आर्टिस्ट होता, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन चूंकि उसके मम्मी पापा ने उसके डेडिकेशन, उसके आर्ट, उसके कला को नहीं समझा, तो साइबेई की स्थिति इस तरीके से हो गई कि साइबेई आज जाके कहीं भी किसी काम करने लायक नहीं बच गया है। ठीक है, ये साइबेई का द आर्टिस्ट वाला कहानी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अगले चैप्टर में, दैट इज ए चाइल्ड इज बॉर्न बाय जर्मैन ग्रीन। बाबू इस चैप्टर पे ध्यान दिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इस बार आप 2025 का एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मैंने पॉइंट और हाईलाइट यहां पहले ही लिख दिए हैं, मैं इसको एक एक करके डील करूं। देखिए, ये चाइल्ड इज बॉर्न में है क्या, ये चाइल्ड इज बॉर्न में राइटर सिलहेती वुमेन, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लाइफ, उनके डिफिकल्टी को यहाँ पे डिपिक्ट करती हैं, यहाँ पे बताती हैं। सुनिए इसमें है क्या, पहले मोरल समझिए, फिर पॉइंट पे आएंगे, फिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में हुआ ये है कि राइटर कहते हैं कि देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का प्रेग्नेंट होना ये उसके अस्तित्व की पहचान है। जब एक महिला की शादी होती है, वो घर बार छोड़ के पति के घर जाती है, जिस समय उस प्रेग्नेंट होती है, जब उसको एक बच्चा होता है, तब जाके वो ससुराल की एक्सेप्टेड मेंबर के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। जब तक उसको बच्चा नहीं होता तब तक उस महिला का जो पति है उसको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करता एज अ वाइफ। उस घर की जो सास और ससुर होते हैं, बहू के रूप में उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रेगनेंसी और बीइंग प्रेग्नेंट फॉर अ लेडी इन इंडियन सिविलाइजेशन और एनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अ प्रेगनेंसी, इट इज द मैटर ऑफ प्रेस्टीज, प्राइड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेडी हु हैज बीन मैरिड टू अ मैन। क्लियर? प्रेग्नेंट होना कितना आवश्यक है। अब कहते हैं कि इसमें दो, एक ट्रेडिशनल बर्थ और एक मॉडर्न आर्ट ऑफ बियरिंग, इन दोनों के बीच के समस्याओं को दर्शाया गया है। देखिए, राइटर कहती है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस महिला को सबसे पहले हेल्प की आवश्यकता होती है उसके पति की, कि उसका पति उसको समझे, उसके माइंडसेट को वैल्यू करे, उसके केयर करे। फिर उसके सास ससुर की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद सोसाइटी और उसके मायके चारों ही लोगों की आवश्यकता होती है उस समय एक प्रेग्नेंट महिला को। ठीक है, सास ससुर जब समझेंगे कि इस महिला को भी कष्ट है, काम धंधा करवाना थोड़ा सा कम करेंगे। समाज के लोग महिला को थोड़ा सा रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। पति को माइंडसेट को समझना चाहिए कि उस समय उसके दिमाग के भीतर बहुत सारे डिसबैलेंसमेंट हो रहे होंगे, हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट, सोशल डिसबैलेंसमेंट। तो पति को, द हस्बैंड शुड रिस्पेक्ट दैट लेडी। ट्रेडिशनल बर्थ में क्या होता है, ट्रेडिशनल बर्थ में कि जो महिला होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले शी इज सेंट टू हर साइड ऑफ रिलेटिव, उसको उसके परिवार ने मायके की तरफ भेज दिया जाता है। जनरली मायके भेजने पे क्या होता है बाबू, इसमें से क्वेश्चन आएगा ट्रेडिशनल बर्थ वाला। ट्रेडिशनल बर्थ में क्या होता है, महिला प्रेग्नेंट होगी, उसको
महिला अगर भाग्यशाली है तो उसके माँ बाप जिंदा हैं, उसको उसके मायके भेजा जाएगा। मायके इसलिए भेजते हैं क्योंकि वहां पे उसकी केयर होगी, काम धंधा कम करना पड़ेगा, उसके स्वाद का, उसके टेस्ट का खाना बनेगा, वो थोड़ा सा लोगों से इंटरैक्ट कर सकती है। ससुराल में अगर रहेगी तो बहुत वो लोगों से मिल नहीं सकती, मायके में होगी तो गली मोहल्ले में थोड़ा सा लोगों से, रिलेटिव से मिल सकती है, तो उसका जो मेंटल पीस है वो उसको अवेलेबल हो जाता है। फिर जो बच्चा होता है वो मायके में ही होता है। छठे दिन भारत में एक पूजा होती है जिसको छठी कहते हैं। उस दिन नया कपड़ा खरीदा जाता है, महिला को श्रृंगार किया जाता है, उस बच्चे का नामकरण होता है। कुछ समय के बाद अन्नप्राशन होता है। ये ट्रेडिशनल बर्थ है, सवाल पूछेगा, आपको पता है ये सारी चीजें, आपने देखा है अपने घर में समाज में होते हुए, आप उसी का यूज करके क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। मॉडर्न आर्ट में क्या है, मॉडर्न आर्ट ऑफ बियरिंग में, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो फैमिली को छोड़ के कहीं जाके फ्लैट वगैरह लेके रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं। अब ये बियर होने में, प्रेग्नेंट होने में डरती है कि मैं अगर प्रेग्नेंट होंगी मेरा काम धंधा कौन करेगा, तो प्रेगनेंसी रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। वहां उसकी केयर करने वाला कोई होता नहीं, सिर्फ हस्बैंड होता है, बहुत सारा काम उसको अकेला करना पड़ता है। मेडिकल साइंस पे उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बर्थ में क्या होता है कि दादी, नानी, मामी, माँ सबके नुस्खे काम आते हैं, इसमें सिर्फ दवाइयां काम आती हैं। मॉडर्न जो ये बियरिंग मेथड है इसमें डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है, जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चे दोनों जिंदा ज्यादा बचते हैं। ट्रेडिशनल वे में थोड़ा सा डेथ ज्यादा होता था, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बर्थ है वो सेलिब्रेट होता था एक ऑस्पिशियस ऑकेजन की तरह। ये जो मॉडर्न आर्ट ऑफ बियरिंग है वो उतना सेलिब्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि ऑपरेशन, दवाइयां, उसके बाद के प्रोसेस काफी लेंदी होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत ज्यादा पैसे की उसमें खपत होती है, इसलिए लोग उसको बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है मेंटल हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके मेंटल हेल्थ को समझना पड़ता है कि उसका मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों को उसको कोऑपरेट करना चाहिए, महिला का सम्मान करना चाहिए कि भाई एक महिला आज, एक प्रेग्नेंट एक जो लेडी है, जब वह जो बच्चे को जन्म देगी तो उसको कितने कष्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, इसका सम्मान होना चाहिए। जो वही मायके में जब लड़की रहती है, बच्चा पैदा होगा, लेकिन सबसे पहले दादा दादी जाके उसको उसका नाम देंगे। बच्ची को जो लड़की होगी उसको लगेगा कि भाई उसका मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस हो रहा है। सिलहेथी वुमेन की जो प्रॉब्लम है, देखिए अफ्रीका में, बांग्लादेश में, बहुत सारे देशों की चर्चा की गई है, हम लोग केस लेते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश, हैंडराइटिंग कॉपी नहीं करें। बांग्लादेश में क्या होता है बाबू, कि बांग्लादेश में का इन्होंने केस बताया कि बांग्लादेश में जब एक बच्चा पैदा होता है उसको ट्रेडिशनली वो लोग बहुत ऑस्पिशियस ऑकेजन की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा पॉइंट कि उसमें अलग अलग महिला का अलग अलग काम होता है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड 4 भाई है तो चारों की पत्नी एक एक होगी, तो 4 महिलाएं हो गई घर के भीतर। एक महिला की जिम्मेदारी होती है सबको खाना बना के खिलाना, एक महिला की जिम्मेदारी होती है सारे बच्चों को नहलाना धोना, कपड़े लेते धोना, उनका मेंटेनेंस करना। एक महिला की जिम्मेदारी होती है जिसको बच्चे बड़ी माँ कहते हैं, वो सारे महिला बच्चों को एक साथ सुलाती है, किसी के भी बच्चे, और फिर ले जाकर सोने के बाद अलग अलग उसको उसके माँ के पास पहुंचा के चली जाती है। तो ये उसके बाद रात में रूप कथा सुनाई जाती है। बच्चे जिस माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो कहानी, वो जो औरत होती है वो बैठ के सारे महिलाओं को कहानी सुनाया करती है। मिथ ऑफ बर्थ में क्या है, जन्म को लेके बहुत सारे भ्रम हैं समाज के भीतर। जैसे जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो ऐसा एक मिथ है कि कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए नया उसके लिए। एक भ्रम है कि बच्चे का नाम पहले नहीं रखना चाहिए, बच्चे का इसमें जान को खतरा हो जाता है। ये बहुत सारे तरह तरह के भ्रम हैं जो राइटर इस चैप्टर के भीतर डील करती हैं अलग अलग कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अगले चैप्टर के ऊपर, दैट इज नन अदर देन हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, ध्यान देंगे, डोरोथी एल सेयर्स की लिखी हुई कहानी है। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा मैं समय लूंगा आपका, ज्यादा समय नहीं, 7, 8, 10 मिनट का समय लूंगा, लेकिन इस चैप्टर को ऐसे समझा दूंगा कि इसमें से एक सवाल नहीं पूछे। इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। सो बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अटेंटिव टिल आई कंप्लीट दिस चैप्टर ओवर हियर। लुक, हाउ फ्री इज द प्रेस में सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए राइटर कहती हैं कि प्रेस जो है वो किसी भी लोकतंत्र की चौथी और सबसे मजबूत इकाई है। 3 इकाइयां होती हैं, एक कार्यपालिका, विधेयिका और न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशियरी, म्युनिसिपल एंड लेजिस्लेचर। और जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो मीडिया चौथा पिलर है। मीडिया एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर इसके ऊपर बाबू हो सकता है कि आपको एस्से लिखने के लिए आ जाए या एक पूरा एक्सट्रैक्ट लिखने के लिए आ जाए, ध्यान देंगे। मीडिया वर्क्स एज द 4th and the strongest pillar of a democracy. Media acts as a bridge that communicates from a normal people to the government
and the government's actions is delivered to the normal people with the help of media। एक पुल का काम करता है जो एक आम आदमी को किससे जोड़ता है? सरकार से जोड़ता है, ठीक है, और सरकार के अच्छे बुरे काम को आम आदमी तक पहुंचाता है। मीडिया हर देश में फ्री है, मीडिया को किसी ने गुलाम नहीं बनाया। रेस्ट्रिक्शंस कभी कभी लगाए जाते हैं उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ वॉर। ध्यान दीजिए, लड़ाई के समय में, युद्ध के समय में मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन व्हेन द वॉर एंड्स देयर राइट एंड देयर फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। हमेशा फ्री है, कोई इसको गुलाम नहीं बना रहा, पैसा रुपया हर मामले में आजाद है। बार बार ये रोना रोते हैं कि हम लोग गुलाम हैं, जबकि ये गुलाम है नहीं। कुछ समय के लिए सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाती है एट द टाइम ऑफ वॉर। दो देश के बीच में जब लड़ाई होती है तो रेस्ट्रिक्शन लगता है, वॉर खत्म हो जाता है, फिर इनका जो फ्रीडम है, जो इनके राइट है, वो इनको वापस लौटा दिए जाते हैं। 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट में कहता है कि जिस समाचार पत्र के ऊपर, जिस खबर के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि भैया पेपर में छपा है, टीवी में आया है, तो वो सच ही होगा, वो एडिटोरियल पॉलिसी से होकर गुजरता है। नाउ व्हाट इज एडिटोरियल पॉलिसी? एडिटोरियल पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। दुनिया भर से खबरें पहुंचती हैं किसके पास? एडिटर के पास। एडिटर डिसाइड करता है कौन सा खबर छपेगा, कौन सा खबर नहीं छपेगा। 2 पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ प्रोपराइटर। जो उस कंपनी का मालिक है, क्या उसको इस खबर से फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? अगर उसको फायदा हो रहा है तो उसको चलाएगा, अगर कंपनी के मालिक को घाटा हो रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है वो नहीं चलाएगा। दूसरा, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर जो उसको पैसा दे रहा है इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए, उस नेटवर्क को चलाने वाला, जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखेगा। एडिटर 2 चीज देखेगा, बेनिफिट ऑफ प्रोपराइटर, कंपनी के मालिक का फायदा, और जो उसको पैसा दे रहा है उसका फायदा। अब सवाल ये उठता है कि एडवर्टाइजर का फायदा क्यों? बिकॉज इट गिव्स मनी। इट गिव्स मनी टू रन द नेटवर्क। ठीक है, ये पूछ सकता है कि भाई आखिर एडिटर इतना फायदा क्यों देखता है एडवर्टाइजर का? क्योंकि वो पैसा देता है इस पूरे नेटवर्क को, मीडिया को चलाने के लिए। ठीक है, तो सारा खबर पहुंचा एडिटर के पास। अब एडिटर इस 2 पहलू पर चेक करेगा खबर चलाना है कि नहीं चलाना है। अब मालिक का फायदा और एडवर्टाइजर का फायदा। अब जब हो गया कि ये XYZ खबर को चलाना है, तो बात यही खत्म नहीं हुई, अभी ये चलेगा नहीं। अब जब फाइनल हो गया कि इसको चलाना है, तब वो गुजरेगा इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो खबर देखिए, चलाना है कि नहीं चलाना है यहां डिसाइड होगा। चलाना है तो वो डिसाइड होगा यहां पे। अब देखिए वो क्या करेगा। खबर मान लीजिए कि ये खबर हमको चलानी है, तो सबसे पहले बनाया जाएगा सेंसेशनल हेडलाइन। ठीक है, सनसनीखेज खबर, कल रात चोरी चुपके हुआ सलमान कटरीना की शादी, फोटो भी छपेगा माला पहनाते हुए, सिंदूर करते हुए। पूरा खबर जब आप पढ़ जाइएगा, सेंसेशनल हेडलाइन सुनकर सबका कान अभी खड़ा हो गया होगा, तो नीचे पता चलेगा। और इस तरह टाइगर जिंदा है पार्ट 4 का शूटिंग कंप्लीट हुआ, जिसमें उनका शादी का दृश्य फिल्माया गया। बात समझ में आ रही है? सेंसेशनल हेडलाइन का फायदा है। आपने संजू मूवी देखी है, संजू है आतंकवादी फुल क्वेश्चन मार्क। हेडलाइन पढ़ के तब तक उसका दोस्त उसको आतंकवादी मान चुका था। ये सबसे डेंजरस फॉर्म होता है हेडलाइन बनाने का। एक बार हेडलाइन ही लोग के दिमाग में छप गया तो फिर बात खत्म। सेंसेशनल हेडलाइन। दूसरा, ब्लैंड परवर्जन। ब्लैंड परवर्जन का मतलब होता है बाबू कि कोई खबर आई, अब उस खबर में कितना % सच्चाई है, कितना % झूठ है, इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस खबर को वैसा का वैसा उठा के छाप देगा। वो लोग क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते। तीसरा, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि थोड़ा झूठ, थोड़ा फंसाना, इसका खबर उसका तराना, ये सब को मिक्सअप करेंगे और एक खबर बना देंगे। जैसे एल सेयर्स ने बताया एक केस कि एक बार रात में उनके घर में चोरी हुई। ठीक है, और पेपर में खबर यह छपा कि कल रात हुई डोरोथी एल सेयर्स के घर में चोरी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रही थी, चोर उनको देख के डर के भाग गया। राइटर कहते कि देखो चोरी हुई थी, ये खबर सही था, लेकिन इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग था। चोर मुझे देख के नहीं भागा था, अगली सुबह न्यूज़पेपर बेचने वाला आया, पेपर फेंका ना, उसको देख के वो भागा। दूसरा, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं गई थी, मैं बगल वाले हॉल में से पार्टी में से आ रही थी। खबर है लेकिन उसमें बहुत सारा झूठ भी मिक्सअप कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है बाबू, प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट। प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि बिना किसी के भावना, बिना किसी के इमोशन का कद्र किए हुए, ख्याल किए हुए खबरों को उठा के डाल देना। आपके पापा, मेरे पापा, दादा, उनको ये पता नहीं है, सारे पॉइंट खबर देखते हैं, भरोसा कर लेते हैं।
पांचवा पॉइंट है रैंडम इन्वेंशन। कई बार ऐसी ऐसी खबरें भी छप जाती हैं जिसके बारे में खबर छपती है उसको खुद मालूम नहीं होता कि भैया मैंने ये कांड कब कर दिया है, मैंने ये कारनामा कब कर दिया। ठीक है, जैसे उनके बारे में खबर छपा शायद कि 80,000 वर्ड उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर में बोला, जबकि 80,000 वर्ड 1.5 घंटे में बोलना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बराबर है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा नहीं और मेरे बारे में खबर छप गई कि भैया मैंने 80,000 वर्ड 1 घंटे में बोल दिया। छठा है मिरेकल मॉन्जरिंग। मिरेकल मॉन्जरिंग का भी फिर वही रैंडम इन्वेंशन और मिरेकल मॉन्जरिंग एक जैसे ही है कि जादुई रूप से एक खबर आपके सामने आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि खबर कैसे हुई। जैसे डोरोथी एल सेयर्स के घर पे किसी पत्रकार ने देख लिया कि बिल्ली को जाते हुए और आते हुए, और गार्डन में बड़ा अच्छा फूल लगा हुआ था। उनके बारे में एक खबर छाप दी गई, मान लीजिए कि डोरोथी एल सेयर्स को बिल्लियां बहुत पसंद है और गार्डनिंग का इनको बहुत शौक है, जबकि सेयर्स कहती है कि भाई मुझे बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्ली तो मेरे घर में आती है तो मैं उसको भगा देती हूँ, जहां जहां बैठती है फर्श पे बाल बाल गिरता है, और जो गार्डनिंग का काम है मुझे फूल सब पसंद है, सबको पसंद होते हैं, लेकिन वो काम मेरे गार्डनर का है, वो काम मैं नहीं करती। ठीक है, फ्लैट सेपरेशन, किसी भी आदमी के भावना को ठेस पहुंचा देना, ये सारे जो 7 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स का यूज करके एक खबर को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे पॉइंट आपको क्या मिल गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस वार के समय में होता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। उसके बाद खबर छपेगी कैसे कि नहीं छपेगी, एडिटोरियल पॉलिसी, बेनिफिट ऑफ प्रोप्राइटर, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजर। इसके बाद आपको क्या मिला, जब खबर छपेगी तो वो इन पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये पॉइंट आएगा निश्चित, इसको रख लेना याद करके। इसके बाद मान लो कि आपके बारे में कोई खबर गलत छप गई, अगर आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन अगर आप करेंगे, ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेन अगर आप करेंगे अगेंस्ट न्यूज, तो देखिए इसका कितना काम होगा। पहला, आप कंप्लेन कर दीजिए, होगा क्या, पहला वो उसको उठा के खबर को डस्टबिन में डाल देगा, आपका रिपोर्ट पढ़ेगा, एप्लीकेशन पढ़ेगा, फाड़ के डस्टबिन में डाल देगा, यही ना करेगा जी, उस पर ध्यान नहीं देगा। दूसरा, आपको एक पर्सनल लेटर लिख देगा, पर्सनल लेटर लिख देगा, खबर बेइज्जत कर दिया समाज के बीच में, लेटर आपको पर्सनली लिख के माफी मांग लेगा। तीसरा, एडिटोरियल पेज पर, एडिटोरियल पेज के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल छाप देगा कि उस दिन जो खबर छपी हुई थी हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, बात खत्म। एडिटोरियल पेज बहुत बीच में होता है, उसको कोई पढ़ता नहीं है। ये टोटल हमारा चैप्टर है, हाउ फ्री इज द प्रेस। क्लियर है, एक चैप्टर हुआ ना, 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, द अर्थ, द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है बाबू, आप इसके 2-3 मतलब समझिए, धरती या है ये जमीन। देखिए कहानी है, यहाँ पे कहानी के मेन कैरेक्टर 3 है, एक जॉनसन है, एक बेंजी है, और दूसरा ये मिस्टर सैंडर्स और फ्लोरेंस, 4 इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। आप सुनिए इस कहानी में आखिर है क्या। इस कहानी में है कि देखिए जॉनसन नाम का एक आदमी, ठीक है, बहुत गरीब किसान, लेकिन वो एक प्रीचर है। ध्यान दीजिए, प्रीचर, प्रीचर मतलब जो धर्म का ज्ञान वगैरह देता है, भाषण देता है, उसको कहते हैं प्रीचर। तो एक प्रीचर है, ऊपर से ये एक फार्मर है, और इसके पास संपत्ति के नाम पे सिर्फ 4 एकड़ ऑफ लैंड है। ठीक है, हालांकि बाद में आगे कहानी में पता चलता है कि 4 एकड़ जो लैंड है वो भी इसका अपना नहीं है, वो भी इसने दूसरे व्यक्ति से लीज पर लिया, भाड़े पर लिया। देखिए जॉनसन नाम का व्यक्ति, उसका एक बेटा हुआ बहुत समय के बाद। बेटा जो था थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का था, जिसका नाम था बेंजी। बेंजी बहुत सीधा साधा, चेहरा उसका सिंपल, आंखों में सिंप्लिसिटी, कोई इमोशन नहीं, जब बोलिए तब जवाब देता था, नहीं बोलिए नहीं देता था, बाप से माँ से बिना पूछे एक फैसला वो नहीं लेता था। जॉनसन के पास बेचारा किसान था। ठीक है, एक चीज और जॉनसन के बारे में आप नोट करिए कि नॉट ए लेबोरियस पर्सन, नॉट ए लेबोरियस पर्सन। ये किसान था, 4 एकड़ जमीन थी, एक घोड़ी थी, एक हल था, लेकिन मेन संपत्ति तो वो 4 एकड़ लैंड ही है, क्योंकि अगर लैंड नहीं रहा तो हल का क्या काम, घोड़ी का क्या काम, टांगा का क्या काम। ठीक है, लेकिन खेत था, पर ये लेबोरियस नहीं था। ही ऑलवेज ट्रस्टेड गॉड मोर देन स्वेट, भगवान के भरोसे ये हमेशा खेती करता था कि भगवान है, देखभाल कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा, अनाज 2 रुपए का व्यवस्था हो जाएगा। अब बेंजी जो था, बेंजी बहुत सीधा साधा, बेंजी बहुत सीधा साधा था,
बेंजी के माँ बाप को चिंता होती है कि जब तक हम लोग हैं तब तक तो मान लो कि बेंजी का काम चल जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है। माँ बाप को चिंता यह होती है कि हम लोग नहीं होंगे तो इस सीधा साधा बच्चा का क्या होगा। तो माँ बाप अब इसको लेके पहुंचते हैं किसके पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने इसके माइंड को चेक किया और चेक करके ये कहा कि देखिए आपका बच्चा जो है पागल नहीं है, इसका दिमाग खराब है, थोड़ा सा भोंदू टाइप में, थोड़ा सा बकचोद टाइप लड़का है, काम धंधा दे दीजिए, काम धंधा करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, पैसा का हिसाब किताब रखेगा तो दिमाग इसका जगह पे रहेगा। तो डॉक्टर के सजेशन पे इसके लिए 12 गो मुर्गी खोल के और बाप ने क्या कर दिया, एक पोल्ट्री फार्म की व्यवस्था कर दी। ठीक है, पोल्ट्री फार्म का व्यवस्था हो गया। अब जो जॉनसन था, जो बेचारा ये है क्या कहते हैं इसको, बेंजी जो है, अब बेंजी यहां पे चला पोल्ट्री फार्म का काम करने। खेती इसके पापा करते हैं, करते क्या है बस भगवान भरोसे चल रहा है जॉनसन। अब बेंजी ने क्या किया, मुर्गी को रखना शुरू कर दिया। मुर्गी से अंडा होता बहुत कम, 5 को 10 को अंडा होता, 12 को मुर्गी थी, कितना ही अंडा होगा। घर के पीछे आता फेरी वाला, उसको ये अंडा दे देता, वो अंडा लेके जाता, बेच उच के पैसा लाके इसको दे देता। पैसे का क्या होता कि वो जो पैसा था वो पैसा रिलीजियसली, ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट इसका टर्म हो गया है, रिलीजियसली, मतलब जिस तरह पूजा पाठ का पैसा कोई छूता नहीं है, बिल्कुल वैसे रिलीजियसली इसकी माँ इसका सारा पैसा किचन में रैक था, रैक के ऊपर एक छोटा सा डब्बा के भीतर रख के और फिर उस पैसे को जमा करती। और माँ ने कहा कि बेटा जब तुम 21 ईयर्स के हो जाओगे तो हम लोग तुमको तुम्हारा पासबुक दे देंगे, सारा पैसा हम लोग तुम्हारे लिए जमा कर रहे हैं। बेंजी बोला जी। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। अब बेंजी एक दिन 21 साल का हुआ, 21 साल का हुआ तब तक उसके खाता में लगभग 230 पाउंड जमा हो गया था। ये 230 पाउंड इतना रकम था जितना जॉनसन ने यानी बेंजी के बाप ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक साथ इकट्ठा नहीं देखा था। सेरेमनी एक हुई, बर्थडे था, पार्टी वार्टी किया गया, पापा ने पासबुक इसको दे दिया। पापा इस उम्मीद में थे, ध्यान देंगे यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पापा इस उम्मीद में थे कि इसको पासबुक देंगे तो एटलीस्ट इस बेवकूफ को कहना चाहिए कि पापा रखिए ना, हम क्या करेंगे, पैसा बाप है आप ही के पास रहेगा। नहीं कुछ तो कहता पापा शेयर कर लीजिए, आपने इस पैसा को जमा किया है मेरे लिए, आप भी कुछ रख लीजिए, आप बूढ़े आदमी कहां जाएंगे। या वो थैंक यू बोलता, ना ये थैंक यू बोला, ना इसने शेयर करने के लिए कहा, ना इसने पापा को रख लेने के लिए कहा, चुपचाप पॉकेट में पासबुक को मोड़ा और बात खत्म हो गई। माँ बाप ने फिर भी माफ किया, सीधा साधा लड़का है, इसको उतना छल कपट नहीं है, बेचारा नहीं जानता है थैंक यू बोलते हैं। बाप ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, इस पैसे का करोगे क्या। बेंजी ने कहा कि मिस्टर विटमोर है ना, उनका 4 एकड़ जमीन अपने घरवा के दुआरी पर है, बेचाने वाला है, खरीदेंगे। बाप एकदम शॉक, चला आज तक हम एक धुर जमीन नहीं लिखा पाए, 4 एकड़ लीज का जमीन लेकर खड़ते रहेगा, बेटा मेरा 4 एकड़ जमीन ले रहा। बेंजी तुमको पता कैसे चला। बेंजी ने कहा पता कैसे चला, पैसा था, जाके पूछे बेचबो, बोले बेचेंगे, हम कहे पैसा है, खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। बाप खुश, आज बाप को गर्व महसूस हो रहा है, बाप आने वाले समय को नहीं देख पा रहा। सोचने वाली बात यहां यह थी कि उस बच्चे ने बिना पूछे जमीन खरीदने का फैसला लिया था, एटलीस्ट राय तो लेनी चाहिए थी। 4 एकड़ जमीन खरीद लिया। पोल्ट्री फार्म और बड़ा हुआ, हजारों की संख्या में मुर्गा मुर्गी रहने लगा। अब ट्रक पे लदा के अंडा जाता है। पैसा इतना होता है कि पैसा घर में नहीं आता, पैसा बैंक में डायरेक्ट बाजार से चला जाता है, इतना अमाउंट कैश लेके कौन घूमेगा। बात चलती रही। थोड़े समय के बाद पता यह चलता है कि जो सैंडर्स है इसी ने वो 4 एकड़ जमीन जॉनसन को लीज पर दिया था। एकाएक सैंडर्स आया और आगे कहता कि भाई मिस्टर जॉनसन, मेरा जमीन आप खाली कीजिए, हमको जमीन बेचना है, पैसा का काम है, या तो पैसा दे दीजिए और नहीं तो हमारा जमीन आप खाली कर लीजिए। जॉनसन बेचारा अब इसके नीचे तो पैर से जमीन खिसक गया, बोला एकाएक हम इतना पैसा लेके कहां आएंगे। जॉनसन थोड़ा सा घमंड में था, बोला सुनो ना, हम नहीं खरीदेंगे कि ये बाय सहारवा में जो खरीद ली, इतना गौवा में पैसा केकरा लगेगा। सैंडर्स हट के बोलता है ना एक आदमी। बोला कौन, तो बोला तुम्हारा बेटा बेंजी खरीदने के लिए तैयार है। बाप को क्या लगा कि बेंजी सरप्राइज दे रहा होगा। बेंजी जमीन खरीद लिया अपने नाम पर। थोड़ी कहानी और आगे बढ़ी। बेंजी जब 40 साल का हो गया, 40 इयर्स, तो उसके ऑफिस में कंपनी में एक लड़की थी फ्लोरेंस, जिसपे इसका क्रश आ गया। इसने कहा कि वो फ्लोरेंस से शादी करेगा। माँ बाप ने कहा कि देखो फ्लोरेंस तुमसे बड़ी है, शादी नहीं हो सकती, उसका जो लेग्स है बहुत मोटा है, अगली लेग्स है, शादी नहीं होगी। लेकिन बेंजी को वही सारा चीज पसंद था, अगली लेग्स इसको ब्यूटीफुल लेग्स लग रहा था। उसने कहा कि भैया मैं तो शादी करूंगा। और एक दिन माँ बाप से बिना पूछे हुए उसने फ्लोरेंस से शादी कर लिया, घर में आ गया और वो लड़का इतना बदल गया कि जिस रूम में मम्मी पापा रहते थे उस रूम को उसने कहा कि ये रूम खाली करो, ऐसे मैं और फ्लोरेंस हम लोग फ्रंट वाले कमरे में रहेंगे। और यहां से घर में रिवोल्ट होना शुरू हो गया। फ्लोरेंस में बेंजी की माँ में पटता नहीं था,
जॉनसन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई उसने कभी खेती मजदूरी तो ध्यान से की नहीं है, तो पैसा उसके पास है नहीं। बेंजी ने एक दिन फैसला लिया कि भैया बहुत कलह कलेश हो रहा है, आप लोग घर छोड़ के बाहर चले जाइए। जॉनसन बोला हम लोग जाएंगे कहाँ? बेंजी की माँ बोली बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे? बोला हम नहीं जानते कहाँ जाएंगे, आप घर खाली कीजिए और जाइए। और यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं एंड गेम में, ठीक है। थैनोस पूरा यूनिवर्स खत्म करने वाला है चुटकी बजा के। एंड गेम ऑफ जॉनसन। एक दिन बेंजी ने क्या किया, मम्मी को और पापा को गाड़ी में बैठाया, शहर के बीचों बीच ले गया, ले जाके सारा सामान मन निकाल के रख दिया, इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला और बोला कि ना ना इस देश लाडो, अब आप जाइए, आपको हमारे घर में आने की आवश्यकता अब दोबारा नहीं है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे उनका सारा रिलेशन खत्म हो गया। जो लड़का, रहने दो बाबू, जो लड़का कभी किसी समय में पूछ के हर काम करता था, उसने सबसे पहले पैसा रख लिया, फिर जमीन लिखाया, उसके बाद जो जमीन में वो लोग रहते थे उस घर को अपने नाम पे करवा लिया पैसा के बल पे, फिर बिना पूछे शादी किया, फिर उसके बाद मम्मी पापा को घर से बाहर निकाला, और यहाँ पे अर्थ की कहानी खत्म हो जाती है। जॉनसन और उसकी पत्नी ये सोचते हैं कि एक समय में कभी उनके पास जमीन हुआ करता था, अब है नहीं। एक समय में उनका बेटा हुआ करता था, अब है नहीं। और फाइनली दे हैड लेफ्ट नथिंग ऑन द नेम ऑफ देयर रिचेस एंड मनी। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे लास्ट चैप्टर में बिहार बोर्ड 12 के, दैट इज नन अदर देन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। रिसीव करके छोड़ दो। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज बाय पर्ल एस बक। ध्यान दीजिए, इंडिया मतलब भारत, थ्रू ट्रेवलर्स आई, भारत, चूंकि हम लोग भारतीय हैं तो हमारे नजर में तो भारत हमारी मां है, भारत हमारे लिए सब कुछ है, भारत हमारे लिए संपत्ति है, भारत मतलब एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू अस बिलोंग्स टू आवर कंट्री, नेशन फर्स्ट, ये है। लेकिन एक विदेशी नागरिक जो ट्रैवलर आते हैं उनके दृष्टिकोण में भारत कैसा है, राइटर ने इसको लिखने की, यहां पे समझाने की कोशिश की है। ध्यान देंगे, पर्ल एस बक अमेरिका की है, रहती चाइना में है। चाइना में जब वो छोटी बच्ची थी तो वहां पे एक इंडियन डॉक्टर का इनके घर में आना जाना था, ठीक है। यहां देखेंगे लाइफ ऑफ पर्ल एस बक एंड इंडिया। इंडिया किस तरह से उनके जीवन में शुरू से एक हिस्सा रहा है समझेंगे। ये बच्ची, इनके घर में एक इंडियन डॉक्टर का हमेशा आना जाना। वो जो डॉक्टर है वो हमेशा भारत से जुड़े किस्से कहानियां, गौतम बुद्ध के जुड़े किस्से कहानियां, भारत के धर्म, भारत की सभ्यता, भारत के लोग, इन सारे चीजों को वो एक्सप्लेन करता रहता था। तो जो छोटा नैरेटर जो है, बचपन से ही इनके दिमाग में इंडिया आने का एक सपना बन जाता है, और वो इंडिया आती भी है जब बड़ी हो जाती है घूमने के लिए। अब देखेंगे, वो कहती है कि देखिए जब मैं भारत आई तो मैंने ताजमहल देखा, लेकिन क्या मैं ताजमहल देखने आई थी? जवाब है नहीं। मैंने गेटवे ऑफ इंडिया देखा, लेकिन क्या मैं वो देखने आई थी? जवाब है नहीं। मैं भारत के मौसम को मैंने देखा, लेकिन क्या मैं वो देखने आई थी? जवाब है नहीं। मैंने देखा, आने पर देखना और वही देखने आना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं यहां देखने आई थी द टू टाइप्स ऑफ पीपल दैट लिव इन इंडिया। क्या है, बड़ा का हो गया जी, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ पीपल दैट लिव इन इंडिया। ध्यान दीजिए, दो अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं जो भारत में रहते हैं, मैं उनको देखने के लिए यहां पे आई हुई थी। अब दो कौन कौन से लोग, एक वो बूढ़े और बुजुर्ग लोग जो भारत में रहते हैं, दूसरे वो जो जवान और पढ़े लिखे लोग जो भारत के शहरों में रहते हैं। दोनों लोगों को समझते हैं। पहला, फर्स्ट, ओल्ड पीपल जो गांव में रहना पसंद करते हैं, हर मामले को प्रेम से शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो गांधी के नक्शे कदम पे चलते हैं। दूसरे जो शहर में रहना पसंद करते हैं, एनर्जी के साथ हैं, अंग्रेजों से फाइट करना चाहते हैं, और वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जो गरम दल को फॉलो करते हैं। टू पीपल। अब कहता है माइंड सेट ऑफ यंग इंडियन। देखिए, माइंड सेट यंग इंडियन का क्या था? उस समय भारत जो था, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा, पहले विश्व युद्ध में उन लोगों ने कहा कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, हम जब जीत जाएंगे तो आपको आजाद कर देंगे। उन लोगों ने धोखा दिया। दूसरा विश्व युद्ध फिर से चुनौती दस्तक दे रहा था। जो यंग इंडियंस थे उनका कहना था कि भैया हम लोग जाएंगे, हिटलर से साथ लेंगे, हिटलर की सेना लेकर आएंगे, अंग्रेजों को पीटेंगे और भगाएंगे। लेकिन जो माइंडसेट ऑफ ओल्ड इंडियन था वो थोड़ा इससे अलग था। ओल्ड इंडियंस का कहना ये था कि अपने घर के मेढक को भगाने के लिए बाहर से सांप लाके नहीं रखते हैं। हिटलर मानवता का दुश्मन है, हम उसका साथ नहीं देंगे, भले ही हमारा अंग्रेज दुश्मन है, बट वी विल हेल्प whom? English people, because they are fighting for civilization, they are fighting for humanity। तो हम लोग, यानी यंग पीपल क्या कहते थे कि हम लोग किसका साथ देंगे? अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ना है कि नहीं लड़ना है हम लोग डिसाइड करेंगे। ओल्ड इंडियन कहते थे हम लोग अंग्रेज का साथ देंगे, भले हमारे दुश्मन है, लेकिन वो लोग मानवता के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। अगले में कहता है गांधी जी एंड इंडिया। गांधी जी के विचार ये थे कि हम लोग हिटलर का साथ नहीं देंगे क्योंकि हिटलर मानवता का दुश्मन है। गांधी जी सत्य, न्याय और अहिंसा में विश्वास करते थे।
बहुत बड़ा एक तबका था अंग्रेज के खिलाफ जो गांधी जी का भी खिलाफत करता था, क्योंकि उनको यह लगता था कि गांधी जी बहुत ठंडे पड़ गए हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। ये हो गया। अब कहता है यहां पे इंडियन होम्स की एक चर्चा हुई है। इंडियन होम्स, भारत के घर कैसे थे। राइटर घूमने जाती हैं, विजिट करने भारत के घर को। भारत के जो घर थे छोटे थे, मिट्टी का था, ऊपर खरपतवार फूस रखा हुआ था। राइटर वहां गई घूमने, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं हाथ से खाना खाते हैं, उसके बाद मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, परोसते हैं ताकि दूसरा कोई आए खाए तो फिर बर्तन को तोड़ दिया जाए। वो जब गई एक आदमी के घर में घूमने, तो वहां पे जो आदमी था उसका जो बड़ा भाई था वो बीमार था, और वो बड़ा भाई को ये लोग अपने घर में रखते थे, उसकी पूजा करते थे, सेवा करते थे ऋषि की तरह। राइटर ने यह सीखा कि भाई दुनिया के जहां बाकी लोग पैसा आने पे अपने संस्कार को भूल जाते हैं, भारत के लोग बीमार होने, पैरालाइज होने के बाद भी अपने बड़े भाई को अपने घर में लाके उसकी सेवा करते हैं। इसके अलावा खान पान उन्होंने देखा बहुत सिंपल था, कपड़ा लता बहुत सिंपल था, धोती कुर्ता पहनते थे, छोटे से घर में रहते थे, लेकिन पूरा परिवार एक साथ और बहुत प्यार से रहता था। दैट इज इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। दैट इज इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। तो इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट चैप्टर्स यहां हैं, ठीक है। तो आई थिंक देयर वाज एंड, इसी पे छोड़ दो। देयर वाज एंड ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर दैट केम इन BSEB क्लास 12। अगला जो वीडियो होगा हम लोगों का, देखिए पोएट्री, मैंने आपको फिर से बता दूं सारी कविताएं प्लेलिस्ट में है। ग्रामर वन शॉट में मैंने सारा पढ़ाया है। मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑफलाइन में तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो पोएट्री प्लेलिस्ट में है, ग्रामर वन शॉट में मैंने पढ़ाया है, प्रोज ये रहा आपके सामने। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डाउट सॉल्विंग के लिए आपको जो भी समस्याएं हैं आप सीधा मेरे पास भेजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 to 1 आपके सारे जो लीगल वैलिड क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। मैं आपके साथ हूं थ्रू आउट द नाइट। Thank you very much. Best of luck for your exams.